नमस्कार साथियों। बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल पर आपको मिलती है डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की जानकारी। आज के इस वीडियो में हम 3 बड़ी योजनाओं के बारे में बात करेंगे। पहली योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। दूसरी योजना जिसके बारे में हम बात करेंगे वह है कृषि यंत्र अनुदान योजना। और तीसरी योजना है राशन कार्ड योजना। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में दोस्तों अभी फिलहाल नाम जुड़ रहे हैं, तो कैसे घर बैठे परिवार के सदस्यों का नाम आप जोड़ सकते हैं, इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जिस भी माध्यम से जुड़े हो उनको भी शेयर कर दें। और इस चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की जानकारी आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बात करें तो इसमें बीमा कराने की जो अंतिम तिथि है 31 जुलाई है। केसीसी का लोन नहीं लेने वाले सभी अऋणी किसान जिन्होंने सोयाबीन या उड़द की फसल लगाई है वे नियत तिथि तक फसल बीमा जरूर करा लेवे। यह जानकारी दी है संचालक कृषि डॉक्टर RN त्रिपाठी ने। उप संचालक कृषि ने बताया कि उड़द फसल जिला स्तर पर और सोयाबीन फसल 93 पटवारी हलकों के लिए अधिसूचित की गई है। इसका मतलब यह है कि उड़द की फसल आपने बोई है और यदि पूरे जिले में कोई नुकसान घोषित किया जाता है तभी आपको उसका फायदा होगा। वही सोयाबीन की फसल की हम बात करें तो सोयाबीन फसल में जो सर्वे इकाई है वह है पटवारी हल्का, यानी कि एक पटवारी हल्का यदि घोषित किया जाता है कि वहाँ पर 30%, 50% या 80% नुकसान हुआ है, तभी पार्टिकुलर उस किसान को जिसका कि बीमा है उसे इस योजना का लाभ मिल पाता है। आशा है आप मैं जो कहना चाहता हूँ वह समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2019 के ऐसे पटवारी हल्के जिनमें सोयाबीन का रकबा 100 हेक्टेयर या उससे अधिक था, उन 93 पटवारी हल्कों को सोयाबीन फसल के लिए अधिसूचित किया गया है। सोयाबीन के लिए बीमित राशि 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर है। सोयाबीन फसल का बीमा कराने के लिए किसानों को प्रीमियम राशि जो है वह 500 रुपये प्रति हेक्टेयर या 200 रुपये प्रति एकड़ के मान से निश्चित की गई है। उड़द फसल के लिए बीमित राशि 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और किसानों के लिए प्रीमियम की राशि 300 रुपये प्रति हेक्टेयर है। इस बात को हम साधारण भाषा में समझे तो यदि आपका नुकसान होता है तो 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर सोयाबीन का आपको मुआवजा मिलेगा, यदि 100% नुकसान होता है उस स्थिति में। और आपको प्रीमियम राशि इसके लिए देनी पड़ रही है 500 रुपये प्रति हेक्टेयर या फिर यूँ कहें 200 रुपये प्रति एकड़। वहीं उड़द की फसल के लिए 15,000 रुपये बीमा आपको मिलेगा यदि नुकसान होता है तो 100% नुकसान होने पर इसके लिए आपको प्रीमियम देना पड़ रहा है 300 रुपये प्रति हेक्टेयर। सभी ऋणी किसान जिन्होंने सोयाबीन या उड़द फसल P2 में दिखाकर सोयाबीन या उड़द फसल के लिए केसीसी का लोन लिया है, वे स्वेच्छा से जिन्होंने निर्धारित फॉर्म भरकर बीमा नहीं कराने के लिए मना नहीं किया है, उन सभी किसानों को बीमा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यानी कि जिनका केसीसी है उनका तो बीमा ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। सोयाबीन व उड़द में पीला मोजेक की रोकथाम के लिए किसान सतर्क रहे। किसानों से आग्रह किया गया है कि वे मौसम को देखते हुए बीमा अवश्य करा लें। कभी कभी वह लंबे अंतराल से वर्षा होने के प्रतिकूल मौसम के कारण इस वर्ष पीला मोजेक वायरस रोग सोयाबीन और उड़द की फसल में तेजी से फैलने की आशंका है। पीला मोजेक की रोकथाम के लिए प्रारंभिक अवस्था में ही किसानों को सतर्क रहना चाहिए। सभी रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर व्यवस्थित तरीके से कीटनाशक दवा का छिड़काव किसानों को इसके लिए करना होगा। ऐसा नहीं करने पर रोग बहुत तेजी से फैलता है। यदि लगातार वर्षा होने लगेगी तो प्राकृतिक रूप से पीला मोजेक का फैलाव रुक सकता है। सोयाबीन व उड़द की फसल में पीला मोजेक की आशंका को देखते हुए किसानों को फसल बीमा कराने की सलाह कृषि विभाग के द्वारा दी गई है। अब दोस्तों हम बात करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण योजना जो है कृषि यंत्र अनुदान योजना। यह भारत सरकार की योजना है, हर एक राज्य में किसी न किसी रूप में लागू है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में किस तरह से आप इसका फायदा उठा सकते हैं। वर्ष 2020-21 के लिए ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर PMKSY यानी कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सिंचाई यंत्रों जैसे कि स्प्रिंकलर सेट या ड्रिप सिस्टम के जिलावार लक्ष्य जारी किए जा रहे हैं। इन लक्ष्यों के विरुद्ध दिनांक 1 अगस्त 2020 से 10 अगस्त 2020 तक पोर्टल पर कृषकों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरुद्ध लॉटरी
दिनांक 11 अगस्त 2020 को निकलेगी। उसके बाद में चयनित कृषकों की सूची और प्रतीक्षा सूची शाम 5 बजे पोर्टल पर दर्शा दी जाएगी। यहाँ पर यह चीज़ महत्वपूर्ण है कि आपके द्वारा आवेदन में प्रस्तुत सभी जानकारियों के मिलान आपके अभिलेखों से किया जाएगा और जानकारी में अंतर की स्थिति में आपका आवेदन फौरन रद्द कर दिया जाएगा। तो इस बात पर विशेष ध्यान दें कि जानकारी जो आप दें वह आपके डॉक्यूमेंट के अनुसार ही दें। ऑनलाइन डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सिंचाई उपकरणों पर देय अनुदान राशि की जानकारी की हम बात करें तो जो राज्य माइक्रो इरिगेशन योजना है इसके अंतर्गत स्प्रिंकलर सेट इसकी इकाई लागत है 19,600 प्रति हेक्टेयर, यानी कि 1 हेक्टेयर में 19,600 रुपये में आपका स्प्रिंकलर सेट लग जाएगा। समस्त वर्ग के लघु सीमांत या अन्य कृषकों के लिए इकाई लागत का 80% जो कि होता है 12,000 रुपये। तो जो भी आपकी लागत आती है उसका 80% सरकार देगी सब्सिडी। ज़्यादा से ज़्यादा 12,000 रुपये तक सब्सिडी आपको इसमें मिल सकती है। ड्रिप सिस्टम इकाई लागत 80,000 प्रति हेक्टेयर, इसकी बात करें। देखिए ऊपर हमने बात की स्प्रिंकलर सेट की, अब बात करें ड्रिप सिस्टम की तो इसकी इकाई लागत है 80,000 रुपये 1 हेक्टेयर के लिए। समस्त वर्ग के जो लघु सीमांत या अन्य कृषक है इनके लिए इकाई लागत का 80% या अधिकतम रुपये 40,000 रुपये अनुदान देय है। वही मोबाइल रेनगन यदि आप लगाना चाहें तो इसकी इकाई लागत आती है 31,600 1 हेक्टेयर जमीन के लिए। समस्त वर्ग के लघु सीमांत और अन्य कृषकों के लिए इकाई लागत का 80% या अधिकतम रुपये 15,000 रुपये सब्सिडी इस पर मिलती है। यह तो हमने बात की राज्य माइक्रो इरिगेशन योजना की, इसमें इतनी सब्सिडी आपको मिल सकती है। वही बात करें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसके अंतर्गत यदि आप अप्लाई करते हैं तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन घटक के अंतर्गत स्प्रिंकलर सेट के लिए आपको लागत का 55% अनुदान देय है लघु और सीमांत कृषकों के लिए, जबकि अन्य कृषकों के लिए 45% सब्सिडी मिलेगी। वही ड्रिप सिस्टम आप लगाते हैं तो लघु सीमांत कृषकों को इसमें 55% सब्सिडी मिलेगी, अन्य कृषकों को 45%। वही रेनगन की बात करें तो लघु और सीमांत कृषकों के लिए समस्त वर्ग के लघु सीमांत कृषकों के लिए 55% सब्सिडी मिलेगी, अन्य कृषकों के लिए 45%। तो यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे, यदि आप राज्य माइक्रो इरिगेशन योजना के अंतर्गत आवेदन करते हैं तो इसमें आपको सब्सिडी ज़्यादा मिल रही है। वहाँ पर 80% तक सब्सिडी है, जबकि यहाँ पर आपको सब्सिडी कम है। वहीं दूसरी योजना है पर ड्रॉप मोर क्रॉप अदर इंटरवेंशन घटक, इसमें डीजल या विद्युत पंप आप लेते हैं तो समस्त वर्ग के लघु सीमांत और अन्य कृषकों के लिए जो लागत है उसका 50% या अधिकतम 10,000 रुपये सब्सिडी आपको मिलेगी। यहाँ पर सभी यंत्रों के लिए चाहे कृषि यंत्र हो या सिंचाई यंत्र कुछ नियम शर्तें सब्सिडी के लिए लागू हैं। कृषि यंत्रों और उपकरणों के क्रय पर सब्सिडी के लिए कृषकों की पात्रता की बात करें तो ट्रैक्टर किसी भी श्रेणी के कृषक क्रय कर सकते हैं। वे ही कृषक पात्र होंगे जिन्होंने गत 7 वर्षों में ट्रैक्टर या पावर टिलर क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त न किया हो। वही ट्रैक्टर और पावर टिलर में से किसी एक पर ही अनुदान का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा। स्वचालित कृषि उपकरण जैसे कि रीपर कम बाइंडर, स्वचालित रीपर, राइस ट्रांसप्लांटर, इनकी बात करें तो यह भी किसी भी श्रेणी के कृषक क्रय कर सकते हैं, लेकिन पिछले 5 वर्षों में इस योजना का लाभ आपने सब्सिडी का लाभ नहीं लिया हो। वही ट्रैक्टर से चलने वाले सभी प्रकार के कृषि यंत्र किसी भी श्रेणी के कृषक क्रय कर सकते हैं, किंतु स्वयं के नाम पर पहले से ट्रैक्टर होना जरूरी है। यहाँ पर यह भी आपको बता दें कि केवल वे ही कृषक पात्र होंगे जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में सब्सिडी का लाभ न लिया हो। अन्य कुछ शर्तें हैं जैसे कि पंजीयन उपरांत निर्धारित समय अवधि में क्रय की गई सामग्री पर ही सब्सिडी मिलेगी। इस आवेदन की तारीख से 10 दिनों के अंदर आपको अपना विस्तृत आवेदन चयनित डीलर के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा आपका यह पंजीयन स्वतः निरस्त हो जाएगा। चयनित डीलरों की सूची एमपीडेज पोर्टल पर अवेलेबल है। आवेदन निरस्त होने के उपरांत आपको अगले 6 महीने तक आवेदन प्रस्तुत करने की पात्रता नहीं होगी, इसलिए इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि आवेदन करने के 10 दिनों के अंदर डीलर के माध्यम से आप सारी जानकारी के साथ अप्लाई कर दें। कृषक को सामग्री पर अनुदान का लाभ उसी स्थिति में मिलेगा जब वह सामग्री हेतु सब्सिडी की पात्रता शर्तों की
पूर्ति करते हो। पात्रता की विस्तृत शर्तें पोर्टल पर दी गई है। पोर्टल का एड्रेस मैं आपको लिंक में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। चयनित डीलर के माध्यम से कृषक अपने अभिलेख के साथ साथ देयक यानी कि बिल की प्रति और सामग्री के विवरण भी पोर्टल में एंटर करवाएं। एक बार डीलर का चयन किए जाने पर डीलर बदलना संभव नहीं होगा, इसलिए सावधानी से चयन करें। योजना के अंतर्गत अपात्र कृषकों को सामग्री क्रय पर अनुदान का लाभ नहीं मिलेगा। स्वयं की पात्रता सुनिश्चित करने के उपरांत ही कृषक सामग्री क्रय की जो कार्रवाई है वह पूरी करे। अपात्र होने के बावजूद भी आवेदन करते हैं तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, उत्तरदायी आप खुद होंगे। डीलर को कृषक द्वारा यंत्र या सामग्री की राशि का भुगतान भी बैंक ड्राफ्ट, चेक, ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से ही किया जाना होगा। नगद राशि स्वीकार नहीं की जाएगी। वही डीलर के माध्यम से अभिलेख और बिल आदि पोर्टल पर अपलोड करने के 7 दिनों में विभागीय अधिकारी द्वारा सामग्री और अभिलेखों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। भौतिक सत्यापन में सभी डॉक्यूमेंट सही पाए जाने पर, क्रय अनुसार यंत्र उपयुक्त पाए जाने पर, योजना की शर्तों की पूर्ति पाए जाने पर कृषक को सब्सिडी की पात्रता रहेगी। समस्त कृषकों, निर्माता और डीलरों को सूचित किया जाता है कि इस वर्ष कोविड-19 महामारी जनित परिस्थितियों के कारण पोर्टल पर अनुदान हेतु प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आधार प्रमाणित बायोमेट्रिक प्रक्रिया के स्थान पर कृषकों के मोबाइल पर ओटीपी यानी कि वन टाइम पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। कृषक कहीं से भी अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के अंतर्गत भरे गए मोबाइल नंबर पर कृषकों को एक ओटीपी मिलेगा। इस ओटीपी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत हो सकेंगे। पोर्टल के अंतर्गत आगे संपादित होने वाली सभी प्रक्रियाओं में भी बायोमेट्रिक के स्थान पर ओटीपी व्यवस्था लागू होगी। वही तकनीकी सहायता के लिए ये फ़ोन नंबर है जिन पर आप संपर्क कर सकते हैं। सिंचाई उपकरणों के लिए 7240937389 और कृषि यंत्रों के लिए नंबर है 8719962442। वहीं एक और महत्वपूर्ण सूचना पोर्टल पर जारी की गई है कि कोविड-19 की स्थिति के कारण बजट अवेलेबिलिटी में कमी को देखते हुए स्वचालित रीपर और रीपर कम बाइंडर के लक्ष्य जिनके विरुद्ध 20 जुलाई से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे थे और जिनकी लॉटरी 5 अगस्त को होनी थी, उन लक्ष्यों को तत्काल प्रभाव से बजट नहीं होने के कारण निरस्त किया गया है। अतः इन लक्ष्यों के विरुद्ध प्राप्त आवेदनों पर लॉटरी की कोई कार्रवाई अब नहीं की जाएगी। पोर्टल पर मांग अनुसार श्रेणी के अंतर्गत भी अब कोई आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। केवल कृषक के अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे, यानी कि आवेदक के नाम भूमि होना आवश्यक है। पंजीयन के बाद निर्धारित समयावधि में क्रय की गई सामग्री पर ही अनुदान देय होगा। बात करें कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे, तो इस आवेदन के 7 दिनों के अंदर कृषक द्वारा निम्न अभिलेख ऑनलाइन अपलोड करने होंगे, जिसके आधार पर क्रय कर स्वीकृति आदेश जारी होगा तथा कृषक सामग्री को क्रय कर सकेंगे। ये डॉक्यूमेंट है: आधार कार्ड की कॉपी, बैंक पासबुक के पहले पन्ने की कॉपी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र केवल SC/ST के लिए, B1 की प्रति, बिजली कनेक्शन का प्रमाण पत्र यदि सिंचाई उपकरण आप खरीदते हैं तो। कृषक द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर जिला अधिकारी द्वारा ऑनलाइन क्रय स्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा। क्रय स्वीकृति आदेश जारी होने के बाद में सामग्री का क्रय कर प्रकरण डीलर के माध्यम से निर्माता को प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा। चयनित डीलर के माध्यम से कृषक अपने अभिलेख के साथ साथ देयक के प्रति और सामग्री के जो विवरण है वह भी पोर्टल में एंटर करवाएं। तो यह थी दोस्तों समस्त जानकारी कृषि यंत्र अनुदान योजना के बारे में। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से आप घर बैठे ऑनलाइन अपने जो राशन कार्ड है या फिर यूँ कहें समग्र आईडी है उसमें नाम जुड़वा सकते हैं। दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय के द्वारा नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। समग्र आईडी, समग्र पात्रता पर्ची या राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए। तो आइए देख लेते हैं। समस्त कलेक्टर्स को यह निर्देश भेजे गए हैं 29 जुलाई 2020 को। इसमें कहा गया है कि प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण के कारण गरीब परिवारों की आजीविका प्रभावित हुई है। ऐसे गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित 25 श्रेणी के परिवारों को स्थानीय निकाय द्वारा सत्यापित लगभग 32 लाख हितग्राहियों और वर्तमान में सम्मिलित पात्र परिवारों में से छूटे हुए लगभग 5 लाख सदस्यों को जोड़कर नवीन पात्रता पर्ची जारी किया जाना है। नवीन पात्रता पर्ची जाने के संबंध में जो कार्रवाई की जानी है उसकी बात करें तो वर्तमान में स्थानीय निकाय द्वारा पहले से सत्यापित और पात्र परिवारों में छूटे हुए कुल
36 लाख हितग्राहियों की पात्रता पर्ची जारी की जाना है। वन नेशन वन राशन कार्ड व्यवस्था के अंतर्गत समस्त पात्र हितग्राहियों के डाटाबेस में आधार सीडिंग की अनिवार्यता होने के कारण नवीन सत्यापित परिवारों के सभी सदस्यों के डाटाबेस में आधार सीडिंग स्थानीय निकाय के माध्यम से आवश्यक रूप से पूर्ण कराई जाए। सदस्यों के आधार नंबर पोर्टल पर सीड करने के उपरांत ही नई पात्रता पर्ची जारी की जाने के निर्देश हैं। तो यहाँ पर आप इस बात का विशेष ध्यान रख लें कि छोटे बच्चे जो भी हैं उनका भी आधार कार्ड आप बनवा लें, और आधार कार्ड जब आप बनवाएं तो उसमें अपना मोबाइल नंबर जरूर रजिस्टर करवा लें। इससे होगा क्या, घर बैठे आप सत्यापन का कार्य और आधार कार्ड या समग्र आईडी में नाम जोड़ने का कार्य और बहुत सारी सुविधाओं का लाभ घर बैठे ही बिना अंगूठा लगाए करवा सकेंगे। सदस्यों के आधार नंबर आप जरूर बनवा लें। यदि आधार कार्ड किसी का ना हो तो आधार जरूर बनवा लें, और आधार में मोबाइल नंबर फीड ना हो तो वह भी करवा लें। ऐसे सदस्य जिनका आधार नंबर दर्ज नहीं है या त्रुटिपूर्ण रूप से अंकित है, वे अपना सही आधार नंबर एम राशन मित्र ऐप के माध्यम से स्वयं दर्ज कर सकेंगे। तो इसके लिए दोस्तों एम राशन मित्र ऐप भी मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जारी किया गया है। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और लिखिए एम राशन मित्र, आपको यह ऐप डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। ऐसे सदस्य जिनका आधार नंबर दर्ज नहीं है वह भी एम राशन मित्र के माध्यम से स्वयं एंटर कर सकेंगे। नवीन पात्रता पर्ची जारी करने के लिए प्रस्तावित परिवारों और सदस्यों का अनुमोदन जिला कलेक्टर से कराया जाकर पोर्टल पर डीएसओ लॉगिन से जोड़ा जाए। तो यहाँ पर जो अनुमोदन होगा वह कलेक्टर स्तर से होगा। नवीन पात्रता पर्ची का प्रिंट निकालकर हितग्राही को उपलब्ध कराई जाए ताकि उनके द्वारा पात्रता के अनुसार राशन प्राप्त किया जा सके। अब ऐसे हितग्राही जो कि मृत है या फिर डुप्लीकेट है, विवाह या अन्य कारणों से परिवार में नहीं रहते हैं, उनको पृथक करने की कार्रवाई भी इसमें की जाएगी। सत्यापन अभियान में मृत, डुप्लीकेट, विवाह और अन्य कारणों से परिवार में न रहने वाले हितग्राहियों का चिन्हांकन किया गया है। इन हितग्राहियों का विवरण उचित मूल्य दुकानवार एम राशन मित्र पोर्टल पर जेएसओ को उपलब्ध कराया गया है। इसके अनुसार सूची का प्रिंट निकालकर ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय के कार्यालयों एवं उचित मूल्य दुकानों पर सुगमता से दिखाई देने वाले स्थान पर चस्पा करने का प्रावधान है। साथ ही जिले की वेबसाइट पर भी दिखाने के निर्देश हैं। तो जिले की जो भी एनआईसी की वेबसाइट है उस पर भी आप सूची देख सकते हैं। हटाने के लिए प्रस्तावित हितग्राहियों की सूची में शामिल परिवार अपने सदस्यों की जानकारी अपनी आईडी प्रविष्ट कर एम राशन मित्र ऐप व एम राशन मित्र पोर्टल से भी देख सकेंगे। एम राशन मित्र पोर्टल का एड्रेस है mrasanmitra.nic.in या फिर mrasanmitra.gov.in, ऐसा ही कुछ है। आगे में हम इसे भी देखेंगे। इन चीज़ों को मैं आपको आगे प्रैक्टिकल करके भी बताने वाला हूँ। वहीं बात करें दावा आपत्ति की और उनका निराकरण की, तो स्थानीय निकाय और उचित मूल्य दुकान के विक्रेताओं द्वारा अनुपलब्ध परिवार या फिर सदस्यों को दावा आपत्ति प्रस्तुत करने की प्रक्रिया से अवगत कराया जाना चाहिए। नगरीय क्षेत्र में एसडीएम और ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार के समक्ष अनुपलब्ध परिवार या सदस्य द्वारा दावा आपत्ति प्रस्तुत की जा सकेगी। संबंधित अधिकारियों को दावा आपत्ति प्राप्त होने और उसके निराकरण की प्रविष्टि एम राशन मित्र पोर्टल पर की जाए और दावा आपत्ति का निराकरण समय सीमा में किया जाए। परिवार या फिर हितग्राही द्वारा प्रस्तुत दावा आपत्ति दर्ज करने और उसके निराकरण की अद्यतन स्थिति एम राशन मित्र ऐप या पोर्टल पर देखने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। परिवार या सदस्य दावा आपत्ति में पात्र पाए जाने पर परिवार या सदस्य की पात्रता यथावत रखी जाए और नियमित राशन का वितरण किया जाए। अनुपलब्ध परिवारों या सदस्यों द्वारा निर्धारित समय सीमा में दावा आपत्ति प्रस्तुत न करने पर नाम पृथक किया जाएगा। तो यहाँ पर जल्दी से जल्दी अपना नाम जरूर जुड़वा लें, जो भी सदस्य अनुपलब्ध हो उनका भी। दावा आपत्ति के निराकरण के उपरांत पात्र या अपात्र प्रकरणों का अनुमोदन कलेक्टर से प्राप्त किया जाए। उपरोक्त अनुसार अनुमोदित सूची के अनुसार अनुपलब्ध परिवारों या सदस्यों को एम राशन मित्र पोर्टल पर डीएसओ द्वारा पृथक किया जाएगा। पृथक किए गए परिवारों या सदस्यों में से पात्रता संबंधी दस्तावेज, निवास का प्रमाण और सभी सदस्यों के आधार नंबर उपलब्ध कराने वाले परिवारों या सदस्यों को पुनः नवीन पात्रता पर्ची जारी की जा सकेगी और उनके पात्रता अनुसार राशन भी उपलब्ध कराया जाएगा। पृथक किए गए परिवारों या सदस्यों का विवरण एनआईसी भोपाल द्वारा अलग से पोर्टल पर संधारित किया जाएगा।
सुलभ संदर्भ के लिए इसे जेएसओ डीएसओ लॉगिन में भी दर्शाया जाएगा। उक्त कार्रवाई में किसी पात्र परिवार या सदस्य को पृथक न किया जाए, यह स्पष्ट निर्देश है। नवीन हितग्राहियों को जोड़ने और अनुपलब्ध हितग्राहियों के नाम पृथक करने की कार्रवाई समय सीमा में पूर्ण करने हेतु जिला स्तर पर वरिष्ठ अधिकारी को दायित्व सौंपा जाए। इस कार्रवाई की दैनिक प्रगति से राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम है 0755-255-1471, इसको अवगत कराने के भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। साथ ही में अनुपलब्ध सदस्यों या परिवारों हेतु दावा आपत्ति प्रस्तुत करने की व्यवस्था और अन्य कार्रवाई का जिले में स्थानीय संचार माध्यमों से प्रचार प्रसार कराने के निर्देश है। इस कार्रवाई में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया जाना है। इसके अनुसार कार्रवाई की समय सीमा परिशिष्ट ए के अनुसार है। तो यह परिशिष्ट ए भी आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर जो डेडलाइन है नवीन सत्यापित परिवारों को जोड़ने और अनुपलब्ध परिवारों को पृथक करने के लिए, शुरुआती तिथि है 30 जुलाई 2020, अंतिम तिथि है 6 अगस्त 2020। तो नवीन सत्यापित हितग्राहियों के डाटाबेस में आधार सीडिंग होगी 30 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक। कौन करेगा? तो स्थानीय निकाय करेगा। स्थानीय निकाय का मतलब यह है कि ग्राम पंचायत ग्राम की स्थिति में और नगर की स्थिति में नगर पंचायत। जोड़े जाने वाले परिवारों का कलेक्टर से अनुमोदन होगा 7 अगस्त को। डीएसओ लॉगिन से नवीन परिवारों को जोड़ने की कार्रवाई की जाएगी 8 अगस्त से 10 अगस्त तक। नवीन जोड़े गए परिवारों को डाटा एनआईसी हैदराबाद को उपलब्ध कराया जाएगा 11 अगस्त को। नवीन जोड़े गए परिवारों के लिए खाद्यान्न का आवंटन किया जाएगा 12 अगस्त को। नए जोड़े गए परिवारों को पात्रता पर्ची जारी करने की कार्रवाई 15 अगस्त से की जानी है। अनुपलब्ध परिवारों या सदस्यों की सूची का प्रिंट आउट निकालने की कार्रवाई होगी 30 जुलाई से 31 जुलाई को। स्थानीय निकाय और दुकानों को प्रिंट आउट उपलब्ध कराया जाएगा 31 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में। दावा आपत्ति का आमंत्रण की कार्रवाई है 2 अगस्त से 7 अगस्त तक। दावा आपत्ति का निराकरण किया जाएगा 3 अगस्त से 8 अगस्त तक। अनुपलब्ध परिवारों या सदस्यों की सूची का अनुमोदन 4 अगस्त से 9 अगस्त तक होगा और अनुपलब्ध परिवारों को पोर्टल से पृथक करने की कार्रवाई 10 अगस्त तक की जानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह पूरी कार्रवाई इस प्रकार से होना है। दोस्तों, यह जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, लिंक्डइन जिस भी माध्यम से जुड़े हों उनको भी शेयर कर दीजिए। बहुत ही काम की जानकारी है, हर एक हितग्राही के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलें, लाइक ज़रूर कर दीजिए और इस चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। कोई प्रश्न आपका हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।